Hey everyone, so in today's video we are going to cover recurrent neural network. So like this is unit 4 of deep learning. So let's start. तो सबसे पहले हम लोग इनका डायग्राम देखेंगे सेपरेट एंड जो BPTT है ये एक एल्गोरिदम है जो कि यूज़ किया जाता है टू ट्रेन RNN, ठीक है। सो वी विल सी RNN आर्किटेक्चर फर्स्ट। तो हम लोग फोल्डेड और अनरोल देखेंगे। तो सबसे पहले फोल्डेड मैं सबसे पहले हम लोगों के पास जो RNN होता है उसमें इनपुट होती है और आउटपुट होती है और एक हिडन स्टेट होती है, ठीक है। और रिकरेंट कनेक्शन होता है। और जो हिडन स्टोर स्टेट होती है वो कुछ नहीं होती, वो एक मेमोरी होती है, ठीक है। सो दिस इज द कॉम्पैक्ट RNN। आई होप कि ये अंडरस्टेबल होगा। अब हम लोग देखते हैं अनरोल्ड या तो फिर एक्सपेंडेड RNN, ठीक है। सो इसमें क्या होता है, इसमें मल्टीपल हिडन स्टेट होती हैं H0 से लेके HT तक। फिर हम लोगों के पास इनपुट्स होते हैं लाइक X0, X1, X2, X3, XT। और आउटपुट होते हैं Y1, Y2, Y3, Y4 अप टू द YT। और इनके कुछ वेट्स होते हैं, ठीक है, WH। तो इसमें क्या होता है कि करंट इनपुट लाइक करंट जो आउटपुट होता है, ठीक है, ये जो आउटपुट है तो ये डिपेंड करता है किसमें, करंट इनपुट और प्रीवियस स्टेट की हिडन स्टेट में। सो ये कंबाइन होके हमको ये आउटपुट देंगे, ये कंबाइन होके हमको ये आउटपुट देगा, ये कंबाइन होके हमको ये आउटपुट मिलेगा, ये कंबाइन होके ये, एंड सो ऑन, ठीक है। सो एट ईच टाइम स्टेप टी इनपुट एक्स टी एंड प्रीवियस हिडन स्टेट आर यूज्ड. The hidden state is updated, stored current past information. The output is generated from the current hidden state. The same weight are shared across all time steps, ठीक है। This weight sharing allow RNN to handle sequence of any length, ठीक है। सो दिस इज फॉर सीक्वेंशियल डेटा। सो आई होप कि ये समझ में आया होगा। एंड इसका की पॉइंट है कि सीक्वेंशियल डेटा को हैंडल कर सकता है, जैसे कि टाइम सीरीज या तो फिर सेंटेंस डेटा, ठीक है। जैसे कि अगर मान लो जो RNN है ना वो NLP में भी यूज़ होता है। जैसे कि दिस इज अ मैन, ठीक है। सपोज वी हैव दिस सेंटेंस। तो इसमें देखो ये वाला जो इज है वो इस पे डिपेंड करेगा, ठीक है। ये ए जो है वो इस पे डिपेंड करेगा, इस मेमोरी स्टेट में। मैन जो है वो ये मेमोरी स्टेट में डिपेंड करेगा। तो ये सेंटेंस डेटा ऐसे ही वर्क करता है, ठीक है। हिडन स्टेट एक्ट एज अ मेमोरी ऑफ द पास्ट, कैन प्रोसेस वेरिएबल एंड सीक्वेंसेस used in many tasks, language modeling, translation, speech recognition and time series forecasting. So yeah, फिर आता है BPTT, that is back propagation through time t. So this is the algorithm which is used to train the RNNs. तो इसमें क्या होता है, इसमें we have या तो दिस इज सिमिलर टू, अगर आपने MLP पढ़ा होगा यूनिट 1 में। तो सबसे पहले उसमें एक फॉरवर्ड पास होता है और एक बैकवर्ड पास होता है, ठीक है। तो फॉरवर्ड पास में क्या होता है हम वो देखते हैं। तो देखो यहाँ पे भी हिडन स्टेट्स हैं, ठीक है। यहाँ पे हिडन स्टेट है, इनपुट है और आउटपुट है, ठीक है। तो ये इससे ये वाले करंट इनपुट और प्रीवियस हिडन स्टेट से हमको ये वाला आउटपुट मिलेगा। सेम विद दिस, दिस एंड दिस, ठीक है। एंड यहाँ पे लाइक एक लॉस भी होता है जो कि कंप्यूट करता है कि कितना लॉस है। सो दिस इज दिस। एंड फिर हम लोग टोटल लॉस इससे कैलकुलेट करते हैं, लाइक सेपरेट लॉस कैलकुलेट करेंगे, फिर सबका एक साथ लॉस कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। फिर उसमें क्या होता है, फिर उसके बाद इसमें बैकवर्ड पास होता है। तो जो फॉरवर्ड पास है उसका गोल क्या होता है, कंप्यूट करना हिडन स्टेट को और आउटपुट फॉर ऑल टाइम स्टेप एंड टोटल लॉस, ठीक है। बैकवर्ड पास का गोल क्या होता है, प्रोपोगेट द एरर फ्रॉम द फाइनल स्टेप, फर्स्ट कंप्यूट ग्रेडियंट, अनरोल द नेटवर्क थ्रू टाइम टी एंड अप्लाई बैक प्रोपोगेशन फ्रॉम t इज इक्वल्स टू टी टू t इज इक्वल्स टू 1। तो हम लोग यहाँ पे t इज इक्वल्स टू टी से लेके t इज इक्वल्स टू 1 से लेके t इज इक्वल्स टू t तक जाते हैं। एंड बैक प्रोपोगेशन में t इज इक्वल्स टू t से लेके t इज इक्वल्स टू 1 तक, ठीक है। सो ये देखो ये ऐसे चल रहा है। सो दैट्स ऑल द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस। तो ये इसमें ग्रेडियंट कंप्यूट होता है बैक प्रोपोगेशन में, ठीक है, हर पैरामीटर्स के लिए। तो ये देख सकते हो अपडेट पैरामीटर्स करता है यूजिंग STG या तो फिर अडाम ऑप्टिमाइजर।
तो जो फॉरवर्ड पास है वो कंप्यूट करता है हिडन स्टेट आउटपुट एंड लॉस फ्रॉम t is equals to 1 to t. Total loss is the sum of loss all over steps. Backward pass propagate error from t equals to t back to t is equals to 1. Compute gradients. Use gradients to update all parameter. सो अब हम लोग इसकी थ्योरी पे आते हैं. अब अच्छे से समझ में आएगा. जो आर एन एन है ये ऐसा टाइप का न्यूरल नेटवर्क है डिजाइन फॉर सीक्वेंशियल डेटा वेयर द आउटपुट एट ईच टाइम स्टेप depend on the current input and the memory of previous inputs stored in a hidden state. Back propagation through time t is an algorithm used to train RNN. It enrolls the network across timestamps and applies back propagation to update weights. ठीक है. जो नॉर्मल फीड फॉरवर्ड नेटवर्क थे वो अज्यूम करते थे कि जो सारे इनपुट्स हैं वो इंडिपेंडेंट है ऑफ ईच अदर, बट रियल डेटा लाइक स्पीच टैग्स वीडियो स्टॉक प्राइस इज सीक्वेंशियल. द करेंट वैल्यू डिपेंड ऑन द पास्ट वैल्यू. तो आर एन एन सॉल्व दिस बाय एडिंग फीडबैक लूप. द हिडन स्टेट फ्रॉम टाइम t -1 is feedback into the नेटवर्क एट टाइम टी गिविंग आर एन एन अ फॉर्म ऑफ मेमोरी. तो ये क्यों ज़रूरी है? तो ये फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क का जो लिमिटेशन था उसको ओवरकम करते हुए आया. फीड फॉरवर्ड नेटवर्क कैन नॉट रिमेंबर प्रीवियस इनपुट. सीक्वेंशियल टास्क लैंग्वेज ट्रांसलेशन स्पीच रिकॉग्नाइजेशन टाइम सीरीज रिक्वायर कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम द पास्ट. आर एन एन हिडन स्टेट एक्ट एज समरी ऑफ हिस्ट्री इनेबलिंग कॉन्टेक्स्ट अवेयर प्रिडिक्शन. ठीक है. तो ये हम लोग ने वही देखा कि ये इस आउटपुट पे डिपेंड करेगा, ये इस पे. ठीक है. सो यू कैन ऑल्सो सी दिस. अब इसके बाद इसकी है वर्किंग. सो वर्किंग में सबसे पहले हम लोग इनपुट लेंगे. ऑल टाइम स्टैम्प इज फीड इनटू द नेटवर्क. प्रीवियस हिडन स्टेट इज कंबाइंड विद xt. A new hidden state is computed using an activation function 10h. Output yt is generated using ht. ht is passed forward to the next to the times memory. This repeat for every element in the sequence. During training, PPT unroll the network for all timestamp and compute gradient and apply the chain rule backward to time t. Gradient from every step are summed, update their shared weight. ठीक है. तो एल्गोरिथम क्या है कि अनरोल द आर एन एन फॉर टी टाइम स्टेप फॉरवर्ड पास स्टोरिंग ऑल हिडन स्टेट. कंप्यूट लॉस करेंगे, स्टोर करेंगे लॉस को, वो करेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम लाइन लास्ट टाइम स्टेप. फिर हम लोग ये बैकवर्ड जा रहे हैं. ठीक है. कंप्यूट करेंगे ग्रेडियंट ऑफ लॉस विद रिस्पेक्ट टू आउटपुट. प्रोपोगेट ग्रेडियंट बैकवर्ड थ्रू हिडन स्टेट यूजिंग चेन रूल. del L by del H equals to T. ठीक है. Depends on this. Accumulate gradient for shared weight matrix. All steps update weight using gradient descent. Repeat for next mini batch sequence. So this is the formula. ठीक है. अब इसका एडवांटेजेस देखते हैं. हैंडल वैल्यूएबल लेंथ सीक्वेंशियल डेटा. मेंटेन मेमोरी ऑफ पास्ट इनपुट. शेयर्ड वेट अक्रॉस टाइम स्टेप. फेयर पैरामीटर. वर्क्स फॉर मैनी टू वन टू मैनी or many to many task basis of advanced model like LSTM, GRU and sequence to sequence. Next we have disadvantages suffered from vanishing gradient problem. तो ये हम लोग आगे देखेंगे कैसे. Slow training sequential cannot parallelize easily. Struggle with long-term dependency, limited memory capacity. Application language modeling and text generation, machine translation, speech recognition, sentiment analysis. Time series forecasting, music generation, video capturing, handwritten recognition, chatbot और named entity recognition. ठीक है. सो दोनों डायग्राम बना देना अगर ये वाला क्वेश्चन आए तो. आर एन एन प्रोसेस सीक्वेंस बाय मेंटेनिंग अ हिडन स्टेट दैट कैरीज information forward through time t. Unlike feed-forward network training uses BPT, which unroll the network and backpropagate gradient through every step. Summing contribution to update share weight. RNN excels at sequential task but suffer from vanishing gradient problem, जिसके लिए हम लोग फिर LSTM या तो फिर GRU मॉडल पढ़ेंगे. फिर उसके बाद आता है डीप रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क. सो पहले इसका डायग्राम देखते हैं. मल्टीपल रिकरेंट लेयर आर स्टैक ऑन टॉप ऑफ ईच अदर, लर्न्स हायरार्किकल टेम्पोरल रिप्रेजेंटेशन. तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग स्टैक करके रखते हैं रिकरेंट लेयर्स को. जैसे कि रिकरेंट लेयर 1, रिकरेंट लेयर 2, रिकरेंट लेयर 3 एंड आउटपुट लेयर. ठीक है. सो दिस इज डीप RNN. मतलब एक से ज़्यादा RNN हम लोग यूज़ करते हैं. ठीक है. तो सेम वही चीज़ होती है कि ये करंट इनपुट और प्रीवियस हिडन स्टेट में इसका जो आउटपुट है वो डिपेंड करेगा. तो ये जो आउटपुट है ये इस पे एंड करंट हिडन स्टेट पे डिपेंड करेगा. ठीक है. सो दिस इज मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन. इफ़ यू वांट टू टेक अ लुक यू कैन.
फिर स्टैकिंग आरएनएन लेयर हेल्प लर्न हायरार्किकल फीचर, मतलब जो मोर कॉम्प्लेक्स फीचर हैं वो हम लोग ईजिली लर्न करा सकते हैं यूजिंग डीप एनएन। लोअर लेयर कैप्चर शॉर्ट टर्म पैटर्न, हायर लेयर कैप्चर लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसी एंड एब्स्ट्रैक्शन। ये और ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है क्योंकि हम इसमें बहुत ज़्यादा आरएन यूज़ करते हैं। लैंग्वेज मॉडलिंग, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, वीडियो अंडरस्टैंडिंग, टाइम सीरीज फॉरकास्टिंग इज द एग्जाम्पल ऑफ दिस। तो ये कैसे काम करता है? एट ईच टाइम स्टेप टी द इनपुट x1 is preceded by a bottom recurrent layer. The hidden state is passed to the layer above vertical connection. This continue up to the top layer which produces the output. Each layer has its own recurrent temporal connection across timestamp. So अब theory देखते हैं. A deep RNN stack multiple RNN on top of each other with a hidden state of output of one layer become input to the next layer, allowing the network to learn hierarchical temporal feature. तो ये देख सकते हो, ठीक है. Layer 1 process raw input sequence and produce hidden state. These hidden state become the input sequence for layer 2. Each layer maintain its own recurrent connection across time. Higher layer capture more abstract, longer range pattern. Lower layer capture short-term local pattern. Advantages and learn hierarchical representation of sequential data, improve accuracy on complex tasks like speech recognition, translation, more expensive than single RNN, harder to train deep gradient path, more vanishing gradient risk, computationally expensive, or need more data to avoid overfitting. Speech recognition and system complex NLP tasks, video processing are the example of this. ठीक है. सो स्टैक हिडन लेयर हायरार्किकल फीचर लर्निंग. नेक्स्ट है वैनिशिंग ग्रेडियंट एंड एक्सप्लॉइटिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम. ओके, तो जो वैनिशिंग ग्रेडियंट होता है, तो जब हम लोग को बीपीटी बैक प्रोपोगेशन थ्रू टाइम टी के एल्गोरिदम के थ्रू जब हम लोग मॉडल को ट्रेन करते हैं, तो जो ग्रेडियंट वो बिकम बहुत ज़्यादा स्मॉल बन जाते हैं जब वो बैकवर्ड जाते हैं थ्रू मैनी टाइम स्टेप, कॉजिंग अर्लियर लेयर वे टू बेयरली अपडेट. ठीक है. तो ड्यूरिंग बीपीटी ग्रेडियंट्स बिकम एक्सट्रीमली स्मॉल as they are propagated backward through many time steps, causing earlier layer weight to barely update. और एक्सप्लॉइटिंग ग्रेडियंट में क्या होता है कि ये एक्सट्रीमली लार्ज बन जाते हैं जिसके कारण अनस्टेबल अपडेट होता है और न्यूमेरिकल ओवरफ्लो होता है. ठीक है. सो बोथ प्रॉब्लम अकर्स बिकॉज ऑफ बीपीटी involve repeated multiplication of same weight matrix and derivative term across many steps. If these values are less than 1, repeated multiples shrink the gradient toward 0, तो इसके कारण ये वैनिश होने लगता है. और अगर ग्रेटर देन 1 होती है तो रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन ब्लो द ग्रेडियंट एक्सप्लॉइटिंग. ठीक है. तो उससे एक्सप्लॉइटिंग प्रॉब्लम होने लगती है. Vanishing gradient prevent the network from learning long-term dependency. Exploiting gradient causes unstable training weight become infinity या तो फिर nan. So इसका डायग्राम और मैथमेटिकल फॉर्मूले देख लेना. सो वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम का है यूज़ ऑफ LSTM LRU. तो ये गेटिंग मैकेनिज्म है. रेडियो एक्टिवेशन फंक्शन यूज़ होता है. प्रॉपर वेट इनिशियलाइजेशन, जेवियर और हीलियम, ये हम लोगों ने यूनिट 1 में देखा था. ठीक है. Residual skip connection, exploiting gradient clipping, weight regularization, some learn rating, careful weight initialization से हम लोग ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. सो ग्रेडियंट क्लिपिंग फार्मूला है दिस टू ओवरकम ऑल. सो एडवांटेजेस क्या है सॉल्यूशन के कि ये LSTM और GRU अलाउ ग्रेडियंट टू फ्लो अनचेंज थ्रू सेल स्टेट. ठीक है. तो ग्रेडियंट चेंज नहीं होता है LSTM में जिसके कारण ये प्रॉब्लम नहीं होती. और ग्रेडियंट क्लिपिंग स्टेबलाइज करती है ट्रेनिंग इंस्टेंटली विद मिनिमल कॉस्ट. ठीक है. तो वैनिशिंग एंड एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट अराइज फ्रॉम रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन ऑफ द रिकरेंट weight matrix during BPT. Vanishing gradient block long-term learning. Exploiting gradient destabilize training solution include LSTM, GRU, getting gradient clipping and pattern initialization. This limitation of vanilla RNN directly motivated invention of LSTM and GRU. ठीक है. तो ये प्रॉब्लम आई इसके कारण ये न्यू दो गेट और आई LSTM and GRU. So before moving to LSTM GRU, we will see truncated backpropagation through time t. ओके. सो ट्रंकेटेड बैक प्रोपोगेशन थ्रू टाइम टी में हम लोग क्या करते हैं, चंक सीक्वेंस ट्रेनिंग, मतलब जो हम लोगों का BPTT था उसको हम लोग चंक्स में डिवाइड कर लेते हैं. जैसे चंक 1,
चंक 1, चंक 2, चंक 3 एंड चंक एम। तो यहाँ पे सेम चीज़ है, इनपुट, हिडन स्टेट और आउटपुट, ठीक है। और तो ये डी अटैच होगा एक दूसरे से बैक प्रोपोगेट विद इन दिस चंक ऑफ लेंथ के स्टेप्स सेम, ठीक है। तो इसका क्या है, तो ये तो समझ में आ रहा होगा ना। Split long sequence of length t into m chunks of size k. For each chunk m, do forward pass for k step, compute laws. Example, at last step or all step backpropagation through these k steps only deattach hidden state at the end of the chunk. Move to the next chunk using deattach hidden state initial state. Repeat until the end of the sequence. To reduce memory uses big O of t से big O of n में big O of k में जाने की हेल्प मिलती है। Allow training for long sequence. Hidden state carries information across chunks, ठीक है, but gradient do not follow across chunk boundary. तो this is the thing. Trade off है smaller की less memory but short back propagation origin. सो अब हम इसको थ्योरी देखते हैं। तो जो BPT है वो मॉडिफाइड वर्जन ऑफ BPTT है, क्योंकि जो नेटवर्क है वो अनरोल्ड है, और वेयर द नेटवर्क इज अनरोल्ड एंड बैक प्रोपोगेटेड ओनली फॉर अ लिमिटेड या तो फिर ट्रंकेटेड नंबर ऑफ टाइम स्टैम्प्स, ठीक है। इंस्टेड ऑफ द एंटायर सीक्वेंस टू रिड्यूस द कंप्यूटेशन एंड मिटिगेट वैनिशिंग ग्रेडियंट वी आर डिवाइडेड इट इनटू चंक्स, ताकि जैसे ये समझो कि ये हमारा BPT ये पूरे इसमें जा रहा है, बट जब हम लोग चंक्स में इसको डिवाइड करेंगे तो जो बैक प्रोपोगेशन है वो भी इतना ही होगा, ठीक है। लाइक इसमें बैक प्रोपोगेशन अभी इतना हो रहा था। सो दैट्स द कॉन्सेप्ट। तो फुल सीक्वेंस इसको हम लोग चंक्स में डिवाइड कर लेंगे और फिर BPT के थ्रू अपडेट करेंगे वेट्स। सो इसकी वर्किंग देख लेते हैं। स्प्लिट लॉन्ग सीक्वेंस इनटू स्मॉलर चंक्स, ठीक है। परफॉर्म फॉरवर्ड पास एंड BPT only within each chunk. Hidden state is carried forward to the next chunk. Memory preserved gradient is not back propagated beyond the chunk boundary. Update weight after each chunk. Advantage: reduce memory and computation cost. Mitigate vanishing gradient over very long sequence. Enable training on long sequence, long document audio, ठीक है। Disadvantages: can not learn dependency across longer than the chunk size. Choosing chunk size is a hyperparameter trade-off, ठीक है। Then we have LSTM, long short term memory, very important. So let's first see the diagram. ओके, सो अब LSTM में क्या होता है, हम लोग LSTM इसलिए इंट्रोड्यूस हुआ था ताकि हम लोग सॉल्व कर सकें जो वाइनसिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम आ रही थी, ठीक है। सो इसमें क्या होता है, इसमें 3 गेट्स होते हैं और एक सेल स्टेट होती है, ठीक है। तो इसमें देख सकते हो इसमें कौन कौन से गेट होते हैं, फॉरवर्ड गेट, इनपुट गेट और सेल स्टेट और आउटपुट गेट, ठीक है। तो दिस इज आवर फॉरवर्ड गेट, इनपुट गेट, एक और सेल इनपुट जिसको कैंडिडेट बोलते हैं और आउटपुट गेट होता है। तो इसमें LSTM solve the vanishing gradient problem by using cell gate that carries information across timestamp and 3 gates that regulate the flow of information, ठीक है। सो प्रीवियस सेल स्टेट और करंट सेल स्टेट, यहाँ पे ये जो है यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन हो रहा है एंड यहाँ पे एडिशन हो रहा है, ठीक है। ये देख सकते हो। तो जो फॉरगेट गेट होता है वो डिसाइड करता है कि कौन सी इन्फॉर्मेशन को डिस्कार्ड करना है, ठीक है। इनपुट गेट और कैंडिडेट गेट डिसाइड करते हैं कि कौन सी न्यू इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना है सेल स्टेट में, ठीक है। और जो सेल स्टेट होता है ये कैसे अपडेट होती है, अपडेट द सेल स्टेट बाय कंबाइनिंग ओल्ड स्टेट, क्या रखना है और क्या ऐड करना है इसे। और जो आउटपुट गेट है वो डिसाइड करता है कि कौन सा पार्ट है सेल स्टेट का, आउटपुट स्टेट, हिडन स्टेट, ठीक है। सो दिस इज द होल डायग्राम। सो फॉरवर्ड गेट डिसाइड करता है कौन सी इन्फॉर्मेशन डिस्कार्ड करना है प्रीवियस सेल स्टेट से, इनपुट गेट डिसाइड करता है कौन सी इन्फॉर्मेशन स्टोर करना है, और अपडेट द सेल बाय कंबाइनिंग ओल्ड स्टेट, और ये डिसाइड करता है कि कौन सा पार्ट सेल स्टेट का अपडेट करना है टू आउटपुट एज हिडन स्टेट, ठीक है। So LSTM is a special type of RNN designed to learn long-term dependency by using a memory cell and 3 gates, forward, input, output that regulate the flow of information. LSTM was introduced to solve vanishing gradient problem of vanilla RNN. It maintains a separate cell state that run through the entire sequence with only minor linear modification.
acting as a conveyor belt of memory, while gate, small neural network with sigmoid activation, control what information to keep, forget और output. ठीक है, ये क्यों ज़रूरी है? जो वैनिला आरएनए में फॉरगेट कर जाते थे लॉन्ग टर्म इंफॉर्मेशन ड्यू टू वैनिशिंग ग्रेडियंट। LSTM cell state provide a path for gradient to flow unchanged, called the constant error carousel, needed for tasks with long range dependencies, understanding a sentence where subject and verb are far apart. So this is the whole structure. Forget it what to erase, input gate what to add, what memory update and output what to output. ठीक है, फॉरगेट गेट डिसाइड करता है कि कौन सा पोर्शन ओल्ड शेल का डिस्कार्ड करना है यूजिंग सिग्मॉइड आउटपुट 0 1 के फॉर्म में। ठीक है, इनपुट गेट डिसाइड करता है कौन सी न्यू इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है सेल स्टेट में। कैंडिडेट सेल स्टेट क्रिएट न्यू कैंडिडेट वैल्यू यूजिंग 10H। अपडेट सेल स्टेट ओल्ड सेल स्टेट स्केल्ड बाय फॉरगेट गेट with new candidate gate output gate decide what part of cell state become the hidden state output, or hidden state is passed to the next time step and used for prediction. ठीक है, so compute forget gate, compute input gate and candidate update cell state, compute output gate, compute hidden state, pass to the next time step, repeat all time, apply BPT for training. These all are mathematical formula. If you want, you can see it. देन वी हैव कि ये LSTM कैसे सॉल्व करता है वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम को। तो जो सेल स्टेट होती है वो अपडेट एडिक्टिव है, ठीक है, नॉट प्योरली मल्टीप्लिकेटिव लाइक वैनिला आरएनए एंड हिडन स्टेट। दिस क्रिएट अ नियरली लीनियर और uninterrupted gradient path across time called the constant error carousel. So gradient can flow backward without shrinking exponentially as long as they forget to stay close to 1. Solve vanishing gradient problem, learn a long-term dependency mechanism, gives fine control over memory, widely used for well-supported in framework, perform well on long sequence. ठीक है, so these all are advantages. Disadvantages: very computationally expensive, 4x parameter compared to vanilla RNN, slower training, harder to parallelize, more complex to tune, many hyperparameters. इसके ये हैं एप्लीकेशंस: मशीन ट्रांसलेशन, स्पीच रिकॉग्निशन, text generation, sentiment analysis, stock price prediction, handwritten recognition, music composition, video captioning, anomaly detection in time series, and chatbots. Summary इसकी देख लेते हैं. LSTM extend RNN by adding a cell state and 3 gates forget input output that control information flow. The additive cell state update to create a stable gradient path, solving the vanishing gradient problem and enabling learning of long dependency. LSTM is widely used in NLP, speech, and time series tasks despite its higher computational cost. So next is GRU. तो इसका डायग्राम देखते हैं पहले. सो GRU में 2 गेट्स होते हैं. फर्स्ट इज अपडेट गेट एंड सेकेंड इज रीसेट गेट. ठीक है, तो जो अपडेट गेट है इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट गेट एंड फॉरगेट गेट, जो कि हम लोगों ने LSTM में देखा था. ठीक है, सो दैट्स ओनली द थिंग. एंड यहाँ पे हम लोग 10H फंक्शन यूज़ करते हैं. ठीक है, सो यहाँ पे एक रीसेट गेट होता है और एक अपडेट गेट होता है. तो जो रीसेट गेट होता है वो डिसाइड करता है कि हाउ मच पास्ट इंफॉर्मेशन फॉरगेट करना है, और जो अपडेट गेट होता है वो डिसाइड करता है कि हाउ मच पास्ट इंफॉर्मेशन को स्टोर करना है. ठीक है, और जो कैंडिडेट स्टेट होता है वो ऐड न्यू इन्फॉर्मेशन ऐड करता है. फाइनल स्टेट इज़ अ ब्लेंड ऑफ ओल्ड स्टेट एंड न्यू कैंडिडेट. तो अब हम लोग इसको देखते हैं. जो GRU is a simplified variant of LSTM that uses only 2 gates, LSTM and reset. तो मर्ज करता है सेल को हिडन स्टेट इनटू 1. तो हिडन स्टेट और सेल स्टेट को सिंगल स्टेट में कन्वर्ट करता है. इट कॉम्पिटिशनली लाइटर while retraining long-term memory capability. ठीक है, GRU was proposed as more efficient alternative to LSTM. It combined the forget gate and input gate of LSTM into a single update gate and uses a reset gate to control how much past information to forget when computing the new candidate state. तो जो LSTM है उसमें बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जिसके कारण जो ट्रेनिंग होती है वो स्लो हो जाती है. GRU ऑफर अ सिमिलर परफॉर्मेंस विथ fewer parameter, making it faster and suitable for smaller data set. ठीक है, सो अब हम इसकी वर्किंग देखते हैं. तो जो अपडेट गेट डिसाइड करता है कि कितनी इंफॉर्मेशन रखनी है पास्ट की, ठीक है, और कितनी ऐड करनी है. रीसेट गेट डिसाइड करता है कि कितनी फॉरगेट करना है. ठीक है,
when computing candidate hidden state compute using reset gate applied to previous hidden state. Final hidden state interpolate between previous hidden state and candidate using update gate. तो इसका एल्गोरिथम है कंप्यूट अपडेट गेट, कंप्यूट रिसेट गेट, कंप्यूट कैंडिडेट हिडन स्टेट, फिर उसके बाद कंप्यूट हिडन स्टेट बाय ब्लेंडिंग previous state, hidden state, and hidden state using ZT, pass to the next step and repeat. So these are all the mathematical formulation of different gate. You can see it. अब इन दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं। तो जो एल एस टी एम है, इसमें 3 गेट्स होते हैं, फॉरगेट, इनपुट, आउटपुट, और इसमें 2 गेट होते हैं, अपडेट, रीसेट। इसकी स्टेट सेल स्टेट प्लस हिडन स्टेट होती है और इसमें सिर्फ हिडन स्टेट होती है। इसके पैरामीटर ज़्यादा होते हैं और इसके फ्यूअर होते हैं। ट्रेनिंग स्पीड इसकी स्लो होती है एंड इसकी फास्ट होती है। परफॉर्मेंस की बात करें तो ये स्लाइटली बेटर होता है और ये कंपेरेबल होता है। मेमोरी यूसेज हाई लो, ये बेस्ट होता है लार्ज डेटा सेट लॉन्ग डिपेंडेंसीज के लिए, एंड ये स्मॉलर डेटा सेट फास्टर ट्रेनिंग, ठीक है। तो इसमें इसका एडवांटेज है कि फ्यू पैरामीटर्स हैं, फास्ट ट्रेनिंग, परफॉर्म कंपेरेबली टू एल एस टी एम ऑन मैनी टास्क, सिंपलर आर्किटेक्चर, ईजियर टू इम्प्लीमेंट, गुड फॉर स्मॉल डेटा सेट। इसके डिसएडवांटेजेस है, मे स्लाइटली अंडर परफॉर्म एल एस टी एम ऑन वेरी लॉन्ग सीक्वेंसेज, less flexible, expressive due to merge state, still sequential, limited parallelization, ठीक है। स्पीच रिकॉग्निशन, टेक्स्ट क्लासिफिकेशन, मशीन ट्रांसलेशन, टाइम सीरीज प्रिडिक्शन, म्यूजिक जनरेशन, रियल टाइम एनएलपी एप्लीकेशन वेयर स्पीड मैटर्स। सो दीज ऑल एग्जांपल ऑफ GRU, ठीक है। सो फिर उसके बाद GRU सिंप्लीफाई LSTM by merging cell and hidden state and using only 2 gate update and reset. This reduce parameter and speed up training as well, while still solving the vanishing gradient problem and retaining long-term memory. GRU is preferred when computationally efficiency matter and dataset size is so limited. So that's all for GRU. Let's move to the next topic, that is encoder and decoder architecture. So encoder and decoder architecture with context vector, तो सीक्वेंस टू सीक्वेंस मॉडल है, ठीक है। तो इसमें एक इनकोडर होता है एंड एक डिकोडर होता है। तो इनकोडर क्या करता है, रीड करता है इनपुट इन सीक्वेंस एंड इनकोड इट इनटू अ कॉन्टेक्स्ट वेक्टर और जनरेट द आउटपुट सीक्वेंस यूजिंग द कॉन्टेक्स्ट वेक्टर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये इनपुट को रीड करता है इनपुट सीक्वेंस को और इनकोड करता है इट इनटू कॉन्टेक्स्ट वेक्टर, ठीक है। तो सबसे पहले इनकोड होगा इनटू अ कॉन्टेक्स्ट वेक्टर, फिर ये कॉन्टेक्स्ट वेक्टर को डिकोड करेगा कौन, डिकोडर, ठीक है। सो इसमें सेम वही चीज़ है जैसे कि जो चीज़ हम लोगों ने देखा था, बट इसमें आउटपुट लेयर नहीं है, जो हम लोग लाइक RNN में देखते हुए आ रहे थे। तो सेम इट इज़ लाइक दैट, क्योंकि सीक्वेंशियल है, ठीक है। तो इनपुट सीक्वेंस है और हमको यहाँ पे आउटपुट एज अ कॉन्टेक्स्ट वेक्टर मिल रहा है, ठीक है। जो पहले था, लाइक हम लोगों ने जो RNN देखा था तो उसमें यहाँ पे y था, मतलब आउटपुट था, बट अभी ये जो है ये कॉन्टेक्स्ट फैक्टर में जा रहा है, फिर ये डिकोड होने के बाद हम लोगों को आउटपुट मिलेगा, ठीक है। सिंपल सा है ये, ठीक है। सो दिस इज इनिशियल हिडन स्टेट, इनपुट्स, कॉन्टेक्स्ट फैक्टर फिक्स लेंथ होती है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इनपुट सीक्वेंस, स्टार्ट ऑफ सीक्वेंस, प्रीवियस आउटपुट, प्रीवियस आउटपुट, प्रीवियस आउटपुट। सो दीस ऑल द थिंग्स। ये कैसे वर्क करता है, जो इनकोडर होता है वो रीड करता है इनपुट सीक्वेंस वन स्टेप एट अ टाइम एंड अपडेट करता है हिडन स्टेट को। फाइनल hidden state HT or a combination of hidden state is converted into context vector. The decoder uses C previous output to generate the output sequence one at a time, ठीक है। As far as token is given to the first input to the decoder, generation continue until EOS, सो स्टार्ट ऑफ सीक्वेंस और एंड ऑफ सीक्वेंस, ठीक है। इस प्रोड्यूस मैक्सिमम लेंथ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज SOS, स्टार्ट ऑफ सीक्वेंस, एंड ऑफ सीक्वेंस रहता है जब हम लोगों को कंफर्म रहता है कि क्या है आउटपुट सीक्वेंस, ठीक है। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर इनकोडर एंड डिकोडर, यू कैन सी। इसका एप्लीकेशन है मशीन ट्रांसलेशन, टेक्स्ट समराइजेशन, चैटबॉट, इमेज कैप्शनिंग, क्वेश्चन आंसरिंग एंड एक्सेट्रा। लेट्स सी द थ्योरी वाला पार्ट। इनकोडर डिकोडर आर्किटेक्चर, जिसको हम सीक्वेंशियल टू सीक्वेंशियल मॉडल भी बोलते हैं, वो एक न्यूरल नेटवर्क डिज़ाइन है जहाँ पे वन RNN इनकोडर कंप्रेस किया जाता है इनटू अ इनपुट सीक्वेंस इनटू अ फिक्स्ड लेंथ context vector, and second RNN decoder generates output sequence from the context vector, ठीक है। Standard RNN produce one output per input, so they cannot naturally handle tasks where input and output sequence have different length. Translating a 5-word English sentence into a 7-word French sentence, तो ये हम लोग RNN की हेल्प से नहीं कर सकते। We can use encoder decoder architecture to
सॉल्व दिस प्रॉब्लम कि अगर मान लो कोई जैसे कि ऐसा बहुत बार होता है ना कि कोई एक पर्टिकुलर लैंग्वेज का वर्ड दूसरी लैंग्वेज का वर्ड की लेंथ सेम ना हो, ठीक है। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ दिस। इनकोडर सॉल्व दिस बाय सेपरेटिंग द सीक्वेंस इनटू अंडरस्टैंडिंग फेज एंड जनरेशन फेज, ठीक है। ये क्यों जरूरी है? इनेबल सीक्वेंस टू सीक्वेंस लर्निंग विद वेरिएबल इनपुट output length essential for machine translation, summarization, chatbot response generation, etc. So यहाँ पे भी एक छोटा सा डायग्राम दिया हुआ है, you can learn this diagram if you want. So with attention extended, तब हम लोग attention देखेंगे कि क्या होता है attention. Encode hidden state have weighted sum and context per decoder step. Working encoder read input sequence one token at a time, updating its hidden state. The final hidden state of the encoder become the context vector summarizing the whole input. Decoder is initialized with context vector. Decoder generate output token one at a time, each condition on the previous output and the context. Process continue until the end of sequence token is generated. Optional attention mechanism is added so the decoder can look at the encoder hidden state, not just the final one, improving performance or long sequence. तो एल्गोरिदम वही है, इनपुट सीक्वेंस फीड करो इनकोडर में, RNN या LSTM में भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं दिस इनकोडर डिकोडर. स्टोर फाइनल हिडन स्टेट एज कॉन्टेक्स्ट वेक्टर, इनिशियलाइज decoder with context vector at each decoder step, predict next token using previous output hidden state, attention weight if used. ये हम लोग आगे देखेंगे. रिपीट until end of sequence token और max length reach, train using teacher forcing and cross entropy laws, apply BPTT, ठीक है. So these are the mathematical formulas. इसका एडवांटेजेस है कि हैंडल कर सकता है वेरिएबल लेंथ इनपुट आउटपुट सीक्वेंस को, फ्लेक्सिबल है वर्क फॉर ट्रांसलेशन, समराइजेशन और क्वेश्चन आंसरिंग के लिए. कैन बी कंबाइंड विद अटेंशन फॉर बेटर परफॉर्मेंस. ही हम लोग अटेंशन देखेंगे आगे. इसमें कुछ नहीं होता, बस हम लोग को जो जिस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करना होता है उसका वेट बढ़ा देता है. मॉड्यूलर इनकोडर एंड डिकोडर कैन यूज डिफरेंट आर्किटेक्चर, CNN, RNN डिकोडर फॉर इमेज कैप्शनिंग. इसके डिसएडवांटेज है कि फिक्स लेंथ कॉन्टेक्स्ट वेक्टर बिकम अ बॉटलनेक फॉर लॉन्ग सीक्वेंसेस, इंफॉर्मेशन लॉस, स्लो सीक्वेंशियल डिकोडिंग, स्ट्रगल विदाउट अटेंशन ऑन वेरी लॉन्ग इनपुट. एप्लीकेशन है मशीन ट्रांसलेशन, इंग्लिश टू फ्रेंच, टेक्स्ट समराइजेशन, चैटबॉट, कन्वर्सेशनल AI, इमेज कैप्शनिंग, CNN इनकोडर, RN डिकोडर, और speech to text question answering system, video capturing, code generation. So the encoder and decoder architecture uses two RNN, an encoder that compresses input into a context vector and a decoder that generates the output sequence from it, enabling sequence to sequence task without variable length. It means limitation. The fixed length context bottleneck motivated the development for attention mechanism. So अब हम लोग देखेंगे DGM, Directed Graphical Model. Okay, so next is DAG, that is Directed Graphical चेन स्ट्रक्चर. सो इसमें रैंडम वेरिएबल का कॉन्सेप्ट है, तो अगर आप लोगों ने प्रोबेबिलिटी पढ़ा होगा सो इट विल बी ग्रेट, मतलब अच्छे से समझ में आएगा. तो जो डायरेक्टेड आइसाइक्लिक ग्राफ है वो रिप्रेजेंट करता है कंडीशनल डिपेंडेंसी बिटवीन रैंडम वेरिएबल्स. सो इसका चेन स्ट्रक्चर होता है, ईच नोड डिपेंड ऑन इट्स इमीडिएट प्रोसीजर, ठीक है. सो जैसे कि ये x2 है तो इट डिपेंड ऑन x1, इट्स इमीडिएट प्रीडिसर, ठीक है. सो लाइकवाइज फिर उसके बाद इसमें हम लोग देखते हैं तो ये जो ग्राफ है वो असाइक्लिक है. ईच वेरिएबल इज कंडीशनली इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स नॉन डिसेंडेंट्स गिवन इट्स पेरेंट. इनकोड द स्ट्रक्चर ऑफ डिपेंडेंसी, इनेबल एफिशिएंट कंप्यूटेशन ऑफ इन्फरेंस, ठीक है. तो ये देख सकते हो. सो दिस इज मोर मैथमेटिकल बेस्ड कॉन्सेप्ट. So a directed model is also called Bayesian network, represent probabilistic dependency between random variable using DAG, where nodes and variable and edges represent conditional dependency. तो मान लो कोई भी अगर ग्राफ होता है, ठीक है, तो यहाँ पे ये अनडायरेक्टेड है लाइक दिस. तो यहाँ पे ये जो नोड्स हैं, ठीक है, these represent what variable, एंड यहाँ पे जो ये हैं edges, these represent conditional dependency, ठीक है. तो अब देखते हैं कि ये इसका क्या रिलेवेंस है डीप लर्निंग, RNN एंड ऑल में. सो RNN कैन बी व्यू एज डायरेक्टेड ग्राफिकल मॉडल unrolled over time where each hidden state depends probabilistically on previous hidden state and current input, ठीक है. This connect deep sequence model to probabilistic modeling. Each node value depend on its parent node Markov property.
ठीक है, so this is the formula. Advantages are provide a probabilistic interpretation of sequence model, encode conditional independence assumption clearly, useful for reasoning about uncertainty in sequence like HMMs and Bayesian RNNs. Disadvantages are can become computationally complex with many variables, require knowledge of the dependency structure. Application is speech recognition, probabilistic sequential modeling, Bayesian deep learning, generative sequence models, etc. ठीक है, तो फिर उसके बाद आता है अटेंशन मैकेनिज्म. अटेंशन मैकेनिज्म वेट्स प्लस कॉन्टेक्स्ट वेक्टर. तो इसमें क्या होता है, अटेंशन अलाउ द मॉडल टू फोकस ऑन द मोस्ट रिलेवेंट पार्ट ऑफ द इनपुट व्हेन जनरेटिंग ईच पार्ट ऑफ द आउटपुट बाय लर्निंग अ सेट ऑफ वेट्स एंड अ कंप्यूटिंग कॉन्टेक्स्ट वेक्टर. तो इसमें सबसे पहले इनपुट्स में जाता है की वैल्यू एंड क्वेरी, की वैल्यू एंड क्वेरी. ठीक है, सो दिस इज द क्वेरी. तो इसमें क्या होता है, जैसे ये इनपुट है तो इसकी की और वैल्यू हम लोग स्टोर करते हैं. की में आता है कि किस बारे में है, एंड वैल्यू में आता है कि व्हाट इन्फॉर्मेशन टू यूज़, मतलब उसमें से क्या इन्फॉर्मेशन यूज़ होनी है. ठीक है, एंड वी हैव अ क्वेरी. सो यहाँ पे देख सकते हो ये हम लोगों ने इनपुट लिया की वैल्यूज़ और क्वेरी को. फिर उसके बाद कंप्यूट अटेंशन स्कोर, कंपेयर क्वेरी विद ईच की. तो हम लोग जो क्वेरी है उसको की वन से कंपेयर करेंगे, क्यू की टू से कंपेयर करेंगे एंड की थ्री से करेंगे. ठीक है, टू कैलकुलेट इट्स सिमिलरिटी स्कोर एंड क्यू एन से कंप्यूट करेंगे. फिर उसके बाद हम लोग इसका लाइक अटेंशन स्कोर स्टोर करेंगे. ठीक है, फिर इसको नॉर्मलाइज करेंगे सॉफ्ट मैथ से टू गिव इट्स अ वेट. फिर उसके बाद टेक वेटेड सम ऑफ ऑल. ठीक है, दिस इज द वेटेड सम. सो इसमें क्या हो रहा है कि मशीन सॉरी हायर द AI मीन्स द मॉडल पेज द मोर अटेंशन टू द ith वैल्यू. ठीक है, सो ये दिस इज अटेंशन वेट, एंड ये जो कॉन्टेक्स्ट वेक्टर है दिस इज द वेटेड सम. ठीक है, सो दीज द स्टेप. सबसे पहले हम लोग इनपुट लेंगे, कंप्यूट करेंगे अटेंशन स्कोर को एंड फिर अटेंशन वेट. ठीक है, और फिर उसके बाद दिस इज द अटेंशन वेट, एंड फिर उसको हम लोग कॉन्टेक्स्ट वेक्टर में उसका वेटेड सम लेंगे. सो ये यूज़ होता है मशीन ट्रांसलेशन में, इमेज कैप्शनिंग में, समराइजेशन में और ट्रांसफॉर्मर्स में. ठीक है, सो अटेंशन मैकेनिज्म अलाउ अ न्यूरल नेटवर्क टू डायनामिकली फोकस ऑन मोस्ट रेलेवेंट पार्ट ऑफ द इनपुट sequence when producing each part of the output instead of relying on a single fixed length context vector. So in the basic encoder decoder model, the decoder होता है वो सिर्फ रिसीव करता है फाइनल हिडन स्टेट ऑफ द इनकोडर एज कॉन्टेक्स्ट. ठीक है, ये बॉटल लाइन बन जाता है लॉन्ग सीक्वेंस के लिए. अटेंशन सॉल्व करता है बाय लेटिंग द डिकोडर look at what look at all encoder hidden state at every decoding state, assigning a different weight to reach based on relevance. ठीक है, तो यहाँ पे वही हो रहा है कि हम लोग सबसे पहले इनपुट लेते हैं एंड असाइन करते हैं वेट. फिर जो भी ज़्यादा रेलेवेंट फीचर होता है उसका वेट ज़्यादा होता है. ठीक है, ये क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये रिमूव करता है फिक्स लेंथ कॉन्टेक्स्ट वेक्टर बॉटलनेक, इंप्रूव करता है परफॉर्मेंस और लॉन्ग सीक्वेंस इन ट्रांसलेशन, प्रोवाइड करता है इंटरप्रिटेबिलिटी, अटेंशन वेट शो दैट व्हाट द मॉडल इज फोकसिंग ऑन. ठीक है, सो दिस इज हिडन स्टेट्स. हम लोग उसका अटेंशन वेट कैलकुलेट करेंगे. फिर दिस इज द वेटेड सम एंड वी गिव इट टू अ डिकोडर. ठीक है, तो वही इनकोडर प्रोड्यूस करेगा हिडन स्टेट फॉर ऑल input token at each decoder time step, compute the alignment score between decoder state and each encoder hidden state, convert alignment score into attention weights using softmax, compute the context vector as weighted sum of encoder hidden state combined with decoder state to produce output, repeat for each decoder step with attention weight changing dynamically every time. So इसका algorithm है compute encoder hidden state for all input tokens, for each decoder step compute scores, apply softmax to get attention weight, compute context vectors weighted sum, feed context vector previous input into decoder to get y, repeat until the sequence complete. ठीक है, this all the mathematical formula. So इसका एडवांटेज है कि सॉल्व फिक्स्ड कॉन्टेक्स्ट बॉटल नेक ऑफ इनकोडर डिकोडर, improve accuracy on long sequence, add interpretability, attention heat map, basic for basis for transformer model, self attention, allow parallel focus on multiple relevant part of input. इसके डिसएडवांटेज है कि ये इंक्रीज कर देता है कॉम्पिटेशनल कॉस्ट, मस्ट कंप्यूट स्कोर फॉर ऑल इनकोडर स्टेट एट एवरी डिकोडर स्टेप, मोर कॉम्प्लेक्स टू इम्प्लीमेंट, एंड ट्यून कैन स्ट्रगल विद एक्सट्रीमली लॉन्ग सीक्वेंस विदाउट फर्दर ऑप्टिमाइजेशन. इसका एप्लीकेशन है न्यूरल मशीन ट्रांसलेशन, टेक्स्ट समराइजेशन, इमेज कैप्शनिंग, स्पीच रिकॉग्निशन, क्वेश्चन आंसरिंग, डॉक्यूमेंट क्लासिफिकेशन, ट्रांसफॉर्म वर्ड, GPT,
weighted description generation, ठीक है. Attention mechanism enable our decoder to dynamically focus on different part of the input sequence at each output step by computing attention weight via alignment, store, score, and softmax, then forming a weighted context vector. This solves the bottleneck of fixed length context vector in encoder decoder model, improve long sequence performance, and form the foundation of model ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर. फिर नेक्स्ट आता है अटेंशन ओवर इमेजेस. तो ये इमेजेस के लिए होता है अटेंशन अटेंशन over images. Visual attention applies the attention mechanism to image regions instead of sequence token, allowing a model to focus on relevant part of image while generating captions or answering a question about it. Used heavily in image captioning, a CNN extract feature map from different spatial region of an image. The decoder uses attention to focus on relevant region while generating each word of the caption. ठीक है. तो दिस इज़ द डायग्राम. तो इसमें क्या होता है, जैसे हमने इमेज दिया CNN को, फिर वो फीचर मैपिंग करेगी ये रीजन्स के, फिर अटेंशन वेट्स और ओवर रीजन, फिर एक कॉन्टेक्स्ट वेक्टर जनरेट होगा वेटेड रीजन का, और फिर जो RNN है उसको डिकोड करेगा. अ रनिंग डॉग या अ डॉग रनिंग वर्ड बाय वर्ड रीअटेंडिंग ईच स्टेप. मतलब समझ गया ना, जैसे कि एक इमेज है, ठीक है, एक कैट है उसमें और एक डॉग है, ठीक है. दिस इज़ नॉट कैट डॉग बट समझ जाओ, दिस इज़ कैट एंड चलो दो कैट मान लेते हैं, ठीक है. वी हैव टू कैट्स, ठीक है, एक इमेज में. अब उसमें बोल रहा है कि वी नीड लेफ्ट कैट इमेज ऑल ओनली एंड वी वांट टू रिमूव द राइट हैंड साइड कैट. तो वो क्या करेगा, वो सिर्फ ये वाली कैट पे फोकस करेगा एंड इसको रिमूव कर देगा, ठीक है. इसको वो टच भी नहीं करेगा. दैट्स हाउ कि बैकग्राउंड रिमूवर ऑल्सो वर्क्स, ठीक है. सो दैट्स द कॉन्सेप्ट. तो इसके टाइप्स होते हैं, एक सॉफ्ट अटेंशन और एक हार्ड अटेंशन. तो सॉफ्ट अटेंशन वेटेड एवरेज ओवर ऑल रीजन्स, ठीक है, और हार्ड अटेंशन सिलेक्ट वन रीजन एट अ टाइम and do changes there. Advantages are improve image captioning accuracy, provide visual interpretability, show which image region the model look for each word, mimics human visual attention. Application image captioning, visual question answering, medical image analysis, object detection, focus. So next we have hierarchical attention. Hierarchical attention applies at multiple level of granularity, typically word level or sentence level में होती है, commonly used in document classification where attention is first applied within the each sentence then across sentence, ठीक है. तो document have a natural hierarchy, words, sentence और फिर document. तो hierarchical attention can exploit this by using two attention layer. तो पहली layer होती है attention word level attention and second is sentence level attention, ठीक है. तो डॉक्यूमेंट सेंटेंस वन, सेंटेंस टू, सेंटेंस थ्री, दीज आर हायरार्किकल. फिर उसमें वर्ड अटेंशन, ठीक है. सो दिस वर्क लाइक दैट S1 S3. तो इसके एडवांटेजेस हैं, कैप्चर डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर naturally more interpretable, show important word and important sentence, improve performance on long document classification task. Application of document sentiment classification, spam detection, use categorization, review analysis, ठीक है. फिर उसके बाद आता है एप्लीकेशन ऑफ डीप RNN. तो ये हम लोग डिटेल में भी देखेंगे बट जस्ट टेक अ आइडिया. सबसे पहले इमेज प्रोसेसिंग में कैसे इमेज कैप्शनिंग, CNN प्लस RNN विजुअल अटेंशन, फिर NLP ट्रांसलेशन, समराइजेशन, सेंटिमेंट एनालिसिस, चैटबॉट्स, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन में स्पीच टू टेक्स्ट, वॉइस असिस्टेंट, ठीक है. वीडियो एनालिटिक्स में एक्शन रिकॉग्निशन और वीडियो कैप्चरिंग, object detection and tracking में multi object tracking across video frame, time series, stock prediction, weather forecasting, healthcare, ECG, EEG signal analysis, disease progress and modeling, music में music generation, composition. So that's all for this video. So here it is word level and sentence level diagram you can see. तो जो sentence level attention में learn with sentence, more important final prediction of word में learn which word sentences, मतलब attention देना weighted sum को just, that's it. So that's all for this video.